students. Today we will discuss about the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. This chapter is divided into 6 sections or 6 topics. We will discuss about first topic, the French Revolution and the idea of the nations. यह इसका पहला सेक्शन है. आपका जो लेसन का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि नेशनलिज्म क्या है, यूरोप में क्या इसके पहले नेशनलिज्म नहीं था. तो 1848 में एक आर्टिस्ट हुए, फ्रेंच आर्टिस्ट, जिनका नाम था फ्रेडरिक शाली. उन्होंने 1848 में एक पूरे अपना एक विजन क्रिएट किया. अपना उनकी एक जो सोच थी, वो सोचते थे कि यूरोप ऐसा होना चाहिए. उन्होंने एक अपना यूटोपिया प्रेजेंट किया और इस संसार के बारे में ऐसी कल्पना की जो पूरी दुनिया को ऐसा बनाना चाहते थे कि उनके हिसाब से ए वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. यह क्या हो, यह पूरी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के प्रिंसिपल पर काम करे. तो इसके लिए उन्होंने एक पेंटिंग बनाया. उन्होंने अपने विजन में एक पेंटिंग बनाया और उस पेंटिंग में अपने विजुअलाइजेशन को, जो उनकी सोच थी, उसको उन्होंने उस पेंटिंग के थ्रू प्रेजेंट किया कि यह दुनिया, यह वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर काम करे, सोशल रिपब्लिक हो. जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था यूरोप में. वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था, वहां के सिटीजन्स को राइट नहीं था, यह सारी चीज नहीं थी. तो फ्रेडरिक शाली ने इसको प्रेजेंट किया कि यह संसार ऐसा होना चाहिए. तो उन्होंने उस समय, आप ये जानते हैं कि फ्रांस में जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, तो लिबर्टी को उन्होंने फीमेल फिगर के रूप में लिबर्टी को प्रेजेंट किया जाता था. तो उनके पिक्चर में यह था, उन्होंने एक स्टैचू बनाया था और उस स्टैचू में उन्होंने बाकी लोगों को दिखाया था कि जो यूरोप के लोग हैं वो क्या चाहते हैं. तो उस स्टैचू में जितने भी जो यूरोप कंट्री के जो लोग थे, उस स्टैचू में मार्चिंग करते हुए जा रहे थे स्टैचू के सामने से. तो वो क्या करते, सबसे पहले जो लोग थे उस लिबर्टी को, उस स्टैचू को होमेज कर रहे थे, उसकी वंदना करते हुए वे लोग जा रहे थे. यह चीज उसमें दिखाया जा रहा था. और स्टैचू के सामने कुछ जो इंस्टीट्यूशन थे, जो डिस्पोटिक इंस्टीट्यूशन थे, जो प्राचीन जो परंपराएं थी, उसके सामने रिमेन पड़ा हुआ था. वह रिमेन इस चीज को प्रेजेंट करता था कि यह जो पुरानी पद्धति है, जो ओल्ड ट्रेडिशन है, यह पूरा समाप्त हो गया है. तो स्टैचू और उसमें अपना उन्होंने यूटोपियन विजन को प्रेजेंट किया. और स्टैचू के सामने सबसे पहले जो लोग जा रहे थे, जो कंट्री थी, सबसे पहले यूएस एंड स्विट्जरलैंड यह कंट्री आ रहे थे. क्या था उस समय, यूएस और स्विट्जरलैंड जो था एक नेशन स्टेट बन गया था. यह एक नेशन स्टेट था. नेशन स्टेट क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे. नेशन स्टेट था. और उसके बाद आपका फ्रांस था, उस स्टैचू की वंदना. उसके बाद फ्रांस था. फ्रांस के बाद जो है आपका जर्मनी, ये पीछे की एक क्वी में जा रहे थे. और जर्मनी के बाद जो आपके पोलैंड है, हंगरी है, ऑस्ट्रेलिया है, लंबार्डी है, टू सिसिलीज है, यह सारे कंट्रीज, वे सब, ये जो सारा जो सीन था उस पिक्चर में विजुअलाइज किया गया था. और उसके बाद उस पिक्चर में यह दिखाया गया था जो एंजल्स जो थे, जो जीसस क्राइस्ट और एंजल्स को उस पिक्चर में भी डिपिक्ट किया गया था. और उनको डिपिक्ट करने का क्या रीजन था, आर्टिस्ट जो है उनको फ्रेटर्निटी के सिंबल के रूप में उनको उस पिक्चर में डिपिक्ट किया. फ्रेटर्निटी के सिंबल के रूप में उनको डिपिक्ट किया गया. तो 19वीं सेंचुरी में यूरोप में एक विचारधारा चली कि यह जो नेशनलिज्म का जो थॉट आया 19वीं सेंचुरी में, इस थॉट ने वहां के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड को, जो वहां की पॉलिटिकल कंडीशन थी,
जो मेंटल लोगों की सोच थी उसमें काफी ड्रेस्टिक वहां पर चेंज हुआ। तो चेंजिंग का रीजन क्या हुआ था, चेंज जो हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ, इस नेशनलिज्म के कारण यूरोप में जो लोगों की सोच बदली, तो सॉवरेंटी जो है वो ट्रांसफर हो गई। सॉवरेंटी जो इसके पहले पावर जो है मोनार्की के पास होता था। मोनार्की का मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में या कुछ व्यक्तियों के ग्रुप के हाथ में पावर होता था, वह पूरी कंट्री को गवर्न करते थे। उसके बाद इस नेशनलिज्म के कारण जो पावर जो है, वह पावर जिसको हम सॉवरेंटी बोलते हैं, वह पावर जो है मोनार्की से ट्रांसफर हो गया। किसमें? पीपुल के पास, लोगों के पास। अब क्या हो गया कि लोग जो है, उस कंट्री के लोग उस कंट्री को गवर्न करेंगे, ना कि इंडिविजुअल पर्सन या लोगों का ग्रुप। तो यह नेशनलिज्म का रीजन हुआ। जैसे आप लोगों ने ये जाना होगा कि जैसे इसके पहले जो है राजतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता था, पूरा जो पावर होता है एक राजा के पास होता है। जैसे अभी आपको करंट एग्जांपल जैसे ले लीजिए आप नॉर्थ कोरिया का, जो किम जोंग है। आप लोगों ने न्यूज में देखा नॉर्थ कोरिया का जो शासक है पूरा उसके पास सुप्रीम पावर है, वो जो चाहेगा वो करेगा, वहां के सिटीजन ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह ऐसी व्यवस्थाएं यूरोप में थी। तो यह नेशनलिज्म के कारण जो है यह पावर ट्रांसफर हो गया। अब लोगों के पास पावर आ गया, जनता के पास। यह पावर जो था, जो पावर का जो ट्रांसफर हुआ, यह अचानक नहीं हो पाया। इसके पीछे काफी स्ट्रगल हुआ, लोगों ने काफी स्ट्रगल किया। जो आपके आर्टिस्ट थे यह स्ट्रगल किए ताकि यह फिर यूरोप में नेशनलिज्म आए। यह इसका आपका इस चैप्टर का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यह इंट्रोडक्शन। अब उसमें फर्स्ट आपका जो टॉपिक आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, इसका ये फर्स्ट जो चैप्टर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप जानते हैं पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है, इसकी जो शुरुआत है 1789 में हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण जो है यूरोप फ्रांस में जो है नेशनलिज्म राइज हुआ। इसके पहले क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्क का शासन था। जो फ्रांस में था एब्सोल्यूट मोनार्क या एब्सोल्यूट मोनार्क का शासन था। तो लोगों ने रेवोल्यूशन क्यों किया? ये एब्सोल्यूट मोनार्क जो था वो अपनी मर्जी से जो चाहता था वो व्यवस्था करता था। यह उसके बाद लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो जो रेवोल्यूशनरी थे उन लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इसका जो मोनार्क जो था वहां पर एक मोनार्क का एक डिस्पोटिक जो इंस्टीट्यूशन था, जो लोगों के घृणा का पात्र था, बेस्टाइल जो था। बेस्टाइल के फोर्ट पर उन्होंने अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद वहां के जो सारे जो प्रिजनर थे उनको रिलीज कर दिया गया। और इसके बाद जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे आइडियाज को, बहुत सारे प्रैक्टिस को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। ताकि किस लिए किया गया? ताकि फ्रांस के जो लोग हैं वो अपने आप को एक साथ यूनाइट करें, मतलब सबके अंदर कॉमननेस आ जाए, एक ऐसी भावना आ जाए जिस लेवल पे सारे लोग ये समझे कि हम एक ही हैं। जैसे आपके भारत की बात हम करते हैं, आपके कंट्री में, इस भारत देश में बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, कास्ट है, सबकी लैंग्वेज है। तो लेकिन हमारे अंदर कॉमन ऐसी क्या चीजें हैं? हमारे अंदर कॉमन ये है कि हम बोलते हैं वी आर इंडियन, यह हमारे अंदर कॉमननेस है। तो उसी तरह वहां पर फ्रांस में जो है कुछ कॉन्सेप्ट आए, लोगों ने जो रेवोल्यूशनरिस्ट थे उन्होंने लोगों को यूनाइट करने के लिए, एक साथ इकट्ठा करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ मेजर इंट्रोड्यूस किए, जिसमें ला पैट्री था, लीस सिटोयन था, यह सारे कॉन्सेप्ट उसमें थे। उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया, जो जनरल स्टेट था, जो जनरल स्टेट का नाम बदलकर उन्होंने उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। पहले जनरल स्टेट का इलेक्शन जो होता था, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, 3 ग्रुप के लोग करते, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग करते थे। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा कि जनरल स्टेट का इलेक्शन कैसे हो। अब उस इलेक्शन का नाम बदलकर पॉलिटिकल जो बॉडीज थी जनरल स्टेट्स, उसका नाम
चेंज कर दिया गया, उसका नाम किया गया नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब नेशनल असेंबली का इलेक्शन क्या होता था, अब एक्टिव सिटीजन के द्वारा होता था, एक्टिव सिटीजन के द्वारा। पिछली क्लास में बताया था 2 तरह के सिटीजन थे फ्रांस में, एक पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन। तो नेशनल असेंबली का इलेक्शन क्या होता, एक्टिव सिटीजन। ये सारे मेजर में ये सारे जो चेंजेस किए गए रेवोल्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। जैसे उस कंट्री में जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यह सारी व्यवस्था की गई। और उसके बाद जो मेजरमेंट, जो कस्टम्स ड्यूटीज हैं, उन सबको रिमूव किया गया, एबॉलिश किया गया। यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, जो वेट और मेजरमेंट के जो यूनिफॉर्म सिस्टम को लाया, यानी हर जगह एक ही तरह का वेट का होगा और मेजरमेंट की जो इकाई है उसको इक्वल कर दिया गया। और यह किस लिए किया गया, नेशनलिज्म आए। और दूसरी बात, जो फ्रांस में उसमें बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, बहुत सारे डायलेक्ट थे, और वहां पे फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को अप्रूव कर लिया गया, उसको नेशनल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर कर लिया गया। यह सब फ्रांस में हुआ। जब ये फ्रांस का जो कॉन्सेप्ट था, यह जो रेवोल्यूशनरीज के जो आइडियाज थे, यह जब फ्रांस से धीरे धीरे बाहर गए, फ्रांस के शहरों से जब दूर गए, क्या दूर गए, तो वहां के जो जब दूर जाने के बाद दूसरे सिटीज में जब ये सब सारे आइडियाज आपके गए, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और कस्टम ड्यूटीज जो होता है, हमने लॉ पैट्री, लिटिटोयन, ये सब जो कॉन्सेप्ट जब बाहर गए, तो वहां बाहर के लोग जो स्टूडेंट थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वह लोग इससे काफी प्रभावित हुए और उन लोगों ने एक संस्था बनाना शुरू कर दिया, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब उन लोगों ने बनाना शुरू किया, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, इसको सेटअप किया गया और इसके लिए काफी कैंपेन किया गया। फ्रेंच, तो जो फ्रेंच जो आर्मी थी, जो फ्रेंच लोग थे, यह जो आइडियाज था नेशनलिज्म का, इस नेशनलिज्म के आइडियाज को फ्रांस के बाहर, यूरोप के बाकी देशों में इसको स्प्रेड करना चाहते थे। जो फ्रांस में जो चेंजेस हुए, जो रेवोल्यूशन हुआ, उसके थॉट को, उसके कॉन्सेप्ट को दूसरे देशों में भी ले जाना चाहते थे जो यूरोप के अंदर था। तो जैसे इसके बाद और इस थॉट को ले जाने में वहां की जो फ्रेंच आर्मी थी, फ्रांस की जो फ्रेंच आर्मी थी, उसने काफी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फ्रेंच आर्मी जो है हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये 1790 में जो फ्रेंच आर्मी थी, इन कंट्री में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, इन कंट्रियों में वह मूव कर गई। और इसने क्या किया, अपने आइडियाज को, जो उनके नेशनलिज्म जो थॉट थे, उस थॉट को इन कंट्रियों में उसने फैलाना शुरू कर दिया। तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो नेशनलिज्म के जो थॉट है, अकेले तो जाएंगे नहीं, और फ्रेंच आर्मी का एक लीडर था, एक उसका लीडर था जिसका नाम था नेपोलियन, जिसको आप स्टेटमैन कह सकते हैं। स्टेटमैन क्या होता है, उस कंट्री का, उस आर्मी का लीडर। तो नेपोलियन इन सबको लीड कर रहा था। तो जो आइडियाज जो फ्रांस में हुए, वो बाकी देशों में वो फैलाना चाहता था, और उसको एक सिस्टम के थ्रू, जबकि नेपोलियन का जो है डेमोक्रेसी में वो विश्वास नहीं करता था, उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके दोबारा मोनार्की सिस्टम ला दिया, मोनार्की सिस्टम ला दिया। तो जब मोनार्की सिस्टम लाए, तो इसके पहले की जो मोनार्की सिस्टम थी, उस मोनार्की सिस्टम में कुछ उसने इंप्रूवमेंट किया नेपोलियन ने, और उस इंप्रूवमेंट को सिविल कोड 1804 के नाम से जानते हैं। सिविल कोड 1804, या इसको नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। इस कोड में नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन से बहुत सारे चेंजेस किए। सबसे पहले उसने किया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ,
ये किया, इक्वलिटी हो, सब सारे लोग कानून की नजर में इक्वल हो। इसके बाद उसने क्या किया, प्रॉपर्टी, द राइट ऑफ प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया। इसके पहले प्रॉपर्टी किसकी होती थी फ्रांस में, प्रॉपर्टी के ऊपर वहां का जो मोनार्की होता था, जो राजा होता था, उसका शासन होता था, वहां के लोगों का नहीं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी अगर है, सपोज कीजिए आप इस डेट के समय फ्रांस में थे, इसके पहले अगर आपकी वहां पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके ओनर आप नहीं है, उसका ओनर कौन है, वहां का मोनार्की, वहां का राजा। तो यह नेपोलियन ने था, ये सारे मेजरमेंट किए, इंप्रूवमेंट किया, इक्वालिटी का राइट दिया, राइट टू प्रॉपर्टी उसने दिया। इसके बाद फ्रांस में एक और व्यवस्था थी, प्रिविलेज, जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया है, एवं प्रिविलेज को समाप्त कर दिया। ये सारे चेंजेस उसने किए। तो जब ये नेपोलियन जब दूसरे देशों में जब गया तो धीरे धीरे उन देशों के लोगों ने इस नेपोलियनिक कोड को, इसके इंप्रूवमेंट को एक्सेप्ट किया और इसका बहुत वेलकम भी हुआ। लेकिन यह जो नेपोलियन का जो फ्रेंच जो आर्मी थी, धीरे धीरे दूसरे देशों में जाने के बाद क्या हुआ, वहां के लोग हॉस्टाइल हो गए। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में यह लोग, आर्मी तो गई नेपोलियन आर्मी, फ्रेंच आर्मी, लेकिन जाने के बाद इसने इंप्रूवमेंट भी किया, वहां पे सुधार भी किया। तो अब दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या है, जैसे आप किसी देश में गए, आपने वहां की व्यवस्था को इंप्रूव कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी, उन लोगों का जो पॉलिटिकल फ्रीडम था, वो पॉलिटिकल फ्रीडम डिस्ट्रॉय हो गया। अब उनके जैसे सपोज कीजिए आपके देश पर अगर किसी दूसरे का नियंत्रण हो तो आपका पॉलिटिकल फ्रीडम तो डिस्ट्रॉय है। तो इसी तरह फ्रांस, जो फ्रेंच आर्मी थी बाकी देशों में जब गई तो वहां के लोगों के पॉलिटिकल फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद वहां के लोग इसका धीरे धीरे विरोध करने लगे। और नेक्स्ट एक विरोध का रीजन और था, नेपोलियन जो था पूरे यूरोप को कंट्रोल करना चाहता था, जीतना चाहता था, और इसलिए वो क्या करता था, जबरदस्ती अपनी आर्मी में लोगों को वह भर्ती करता था। तो यह आपका जो है फर्स्ट टॉपिक जो था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको यह बताएंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।